नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का ये विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम किसी एक विषय पर आपको पूरी गहराई के साथ उसके तमाम तथ्यों से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे उपराष्ट्रपति की संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के साथ एक ऐसा पद है जिसके बारे में माना जाता है कि इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी तरीके के राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वो नुमाइंदा तो किसी राजनीतिक पार्टी का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनसे ये उम्मीद की जाती है कि किसी तरीके की दलगत राजनीति को, दलीय राजनीति को, पार्टी पॉलिटिक्स को किनारे रखे और संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए वो सभी राजनीतिक दलों के साथ एक जैसा व्यवहार करें और अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रहित में निर्णायक भूमिका निभाए और राजनीतिक दलों को ये संदेश दे कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय को संविधान का संरक्षक माना जाता है और उनकी अनुपस्थिति में ये जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति भी निभाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ जी सुशोभित हैं। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने के पहले बंगाल के राज्यपाल भी थे और बंगाल के राज्यपाल रहते हुए वो बेहद विवादास्पद थे। हालत यहां तक हो गई थी कि वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर उनको फॉलो करना बंद कर दिया था और उनके बारे में ये कहा जाता था कि राज्यपाल के दफ्तर को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर बना दिया है। उनके ऊपर ये भी आरोप लगते थे कि वो दरअसल बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते थे, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते थे। हालांकि जब ये सवाल धनखड़ जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हूं, अगर राज्य में कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि चुप ना रहें और उस मसले पर बोलें। लेकिन अब धनखड़ जी एक दूसरे वजहों से खबरों में है। उसका कारण यह है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान के इन चुनावों में उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार दूसरे तरीके से कर रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो दरअसल उपराष्ट्रपति होते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दबी जुबान में लेकिन साफ लफ्जों में आपत्ति भी दर्ज कराई है। गहलोत साहब का कहना है कि आप उपराष्ट्रपति हैं, आपका राजस्थान में स्वागत है, बार बार यहां आने से जनता के मन में क्या विचार आएगा। कुछ माह में चुनाव है, वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो इस तरह हरकत करेंगे तो जनता क्या सोचेगी। दरअसल जो बात वो कहना चाहते हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं। पिछले जब से उपराष्ट्रपति बने हैं तब से 13 महीने में वो राजस्थान के 17 दौरे कर चुके हैं। 13 महीने में 17 दौरे, यानी हर महीने में एक से ज्यादा बार वो राजस्थान गए हैं। इन दौरान 13 जिलों में उनके कार्यक्रम लगे हैं और कार्यक्रमों की कुल संख्या है 34। आप ये सवाल कर सकते हैं कि वो राजस्थान से आते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के पहले और गवर्नर बनने के पहले उन्होंने राजस्थान के अंदर राजनीति की थी, वहाँ से विधायक बने थे, वहाँ से सांसद भी हुए थे और एक बार चंद्रशेखर जी की सरकार में मिनिस्टर भी बने थे केंद्र में, और वो झुंझुनू से आते हैं। तो ऐसे में उनके राजस्थान जाने पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बार बार अगर जा रहे हैं और जिस तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे कई संदेह के बादल खड़े हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका होती है कि दरअसल वो उपराष्ट्रपति महोदय के तौर पर कम और भारतीय जनता पार्टी को जाट वोटों को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाट वोटों को प्रभावित करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। ताजा वाकया 27 सितंबर का, माफ करें, ताजा वाकया 27 सितंबर का है। 5 कार्यक्रम उन्होंने किए
झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने जाट वोट की बात क्यों की। जगदीप धनखड़ जी जाट समुदाय से आते हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जाति प्रथा है और जाति की एक पहचान है और यह माना जाता है कि जातियों के आधार पर वोट पड़ते हैं, वोट डाले जाते हैं। इसलिए जातियों के नेताओं को उसी तरीके से उनका सम्मान भी किया जाता है और एक तरीके से माना जाता है कि अगर आप उस जाति के महत्वपूर्ण नेता हैं तो आप उस जाति विशेष के या उस जाति समुदाय का वोट एक राजनीतिक पार्टी या एक राजनीतिक उम्मीदवार के पक्ष में मोड़ सकते हैं। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी खुद जाट परिवार से आते हैं और अब उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर हैं, तो इसलिए लोग उनकी तरफ इस नज़र से भी देखते हैं कि वो जाट आइडेंटिटी के एक बड़ी पहचान बनकर उभरे, एक आइकॉनिक पहचान बनकर उभरे। इसलिए जब वो राजस्थान जाते हैं, जब वो उन जिलों में जाते हैं जहाँ जाट समुदाय का आधिपत्य है या बाहुल्य है और इंटरैक्ट करते हैं, तब कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां दबे जुबान में ही सही लेकिन यह आरोप लगाती है कि दरअसल वो जाटों के वोटों को बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, उपराष्ट्रपति भी एक राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, तो क्यों ना उनसे उम्मीद की जाए कि वो राजनीति नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सवाल, लेकिन मेरी अपनी जानकारी में शायद ये पहला ऐसा वाकया है जब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए किसी शख्स के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो एक राज्य विशेष का दौरा इसलिए कर रहे हैं और बार बार दौरा कर रहे हैं ताकि जाति विशेष के लोगों का वोट वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ मोड़ सकें या प्रभावित कर सकें। उनके पहले राजस्थान से ही भैरव सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे और उपराष्ट्रपति बनने के पहले वो राजस्थान के बहुत कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते थे। लेकिन एक बार उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने के बाद उनके ऊपर कभी भी यह आरोप नहीं लगा कि वो राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई हवा बनाने के लिए या वोट डालने के लिए। जैसा मैंने कहा कि इस पद पर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, के आर नारायणन, बी.डी. जत्ती जैसे बड़े बड़े लोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग इस पद पर बैठे जिनको आज भी देश याद करता है। लेकिन कभी इनके बारे में ये सुनने में नहीं आया कि इतनी बड़ी शख्सियतों ने कभी वोट के लिए किसी प्रदेश का या अपने उस प्रदेश का, अपने गृह प्रदेश का दौरा किया अपनी पुरानी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन ये आरोप जो है वो धनखड़ साहब के ऊपर यह आरोप लग रहा है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। धनखड़ साहब वैसे तो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन है और वो उन तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं जिनसे अभी तक के उपराष्ट्रपति बचते रहे या उन परंपराओं का पालन करते रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में खुद वो जाट परिवार से आते हैं, झुंझुनू के रहने वाले हैं और जाट राजस्थान की पॉलिटिक्स में बहुत बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। हालांकि उनकी आबादी कुल आबादी का सिर्फ 12% है, लेकिन शेखावटी जैसे इलाके में 25% जाटों की आबादी है और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि तकरीबन 50 सीटों पर लगभग 1/4 सीटों पर जाटों के वोटों का असर है और 20 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर वो हार और जीत का फैसला करते हैं। अब आप सोचिए शेखावटी जैसे इलाके में जहां 25% जाट पूरी आबादी है, तो जाहिर सी बात है जिस तरफ जाट वोट मूव करेगा उस पार्टी के जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि आज धनखड़ साहब जाटों के एक आइकॉन के तौर पर हैं, बड़े संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो उन्हीं इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां जाटों का प्रभाव है, बाहुल्य है और एक तरीके से वो इन वोटों को
बीजेपी की तरफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो जाट बाहुल्य इलाके हैं उनमें कुछ जिले में आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जोधपुर और भरतपुर। अब इन इलाकों में ही उनकी यात्राएं हो रही हैं। जो 27 तारीख को भी जब वो गए थे तो जिन 4 जिलों में वो गए थे उनमें झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जो यानी ये वो इलाके हैं जहां जाटों का प्रभाव काफी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धनखड़ साहब के ऊपर ये पहली बार आरोप नहीं लगा कि वो सत्ताधारी पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं। बंगाल का मैंने उदाहरण दिया। पिछले दिनों एक अजीबोगरीब विवाद का उन्होंने जन्म दिया और कम से कम उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा रही थी। हम सब जानते हैं कि 1973 में हमारे संविधान में एक नया डॉक्ट्रिन आया था। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 70 के दशक में और 60 के दशक में सवाल उठा था कि क्या संविधान को में संशोधन किया जा सकता है? क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है? तब 1973 में सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस की बेंच ने एक फैसला किया और इस फैसले को केशवानंद भारती के नाम से जाना जाता है। इस बेंच ने यह फैसला किया कि संसद, सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकती है, लेकिन एक चीज नहीं कर सकती, वो ये कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसमें बदलाव नहीं कर सकती। वो मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन अगर वो ये चाहे कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर कोई बदलाव करे, ये नहीं कर सकती। संसदीय प्रणाली में बदलाव करे, ये नहीं कर सकती। सेपरेशन ऑफ पावर पे करे बदलाव करे, ये नहीं कर सकती है। सेकुलरिज्म को बदलने की कोशिश करे, यानी सेकुलरिज्म की जगह किसी एक धर्म विशेष को संविधान में डालने की कोशिश करे, ये वो नहीं कर सकती। जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये वो नहीं कर सकती। तो वहीं से सिद्धांत आया डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पिछले तकरीबन 50 सालों में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसैंक्ट है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के फौरन बाद धनखड़ साहब ने जो बात कही उससे पूरे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड में एक सनसनी फैल गई। सबसे पहले उन्होंने एनजेएसी यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए एक कानून बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और ये कहा कि कानून बनाने का काम, जो जजेस की नियुक्ति का काम है, वो सरकार के हाथ में नहीं जा सकता, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के हाथ में ही रहेगा। 7 दिसंबर 2022 को धनखड़ साहब ने टिप्पणी की कि एनजेसी को रद्द करना संसदीय संप्रभुता पर बड़ा समझौता है और जनादेश का अनादर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो जनादेश का, द मैंडेट ऑफ द पीपल का डिसरिगार्ड है, एंड दैट कॉम्प्रोमाइजेस द सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट। अभी ये विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि 11 जनवरी 2023 को उन्होंने एक दूसरा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या संसद को ये इजाजत दी जा सकती है कि उसके फैसले को कोई और संस्था रद्द करे? अगर कोई संस्था संसद द्वारा पास किए गए कानून को रद्द करे तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा और ये कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। इसमें 3 चीजें हैं। एक, वो ये मान के चल रहे हैं कि संसद संप्रभु है। दूसरा, जुडिशरी संसद के बनाए हुए कानून को बदल नहीं सकती है। तीसरा, वो संविधान को संप्रभु नहीं मान रहे हैं, जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि संविधान संप्रभु है। उस संविधान से संसद निकलती है और संविधान ये कहता है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये 3 अलग अलग संस्थाएं हैं
और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत के हिसाब से काम करते हैं। यानी अगर कोई कानून संसद बनाता है तो जुडिशरी को लगता है गलत है तो वो उसको रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो संसद उसको रद्द कर सकता है। लेकिन धनखड़ साहब ने ये कहा कि दरअसल संसद के बनाए हुए कानून को जुडिशरी कैसे रद्द करती है, अगर करती है तो ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत का साफ उल्लंघन है। तो इस तरीके के बयानों के लिए धनखड़ साहब जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है इस पर काफी हंगामा हुआ। लेकिन अब जब राजस्थान की विधानसभा के चुनाव बिल्कुल करीब है, एकदम सामने है, वैसे में अगर उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए रन बना रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, जाट वोटों को बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ताबड़तोड़ यात्राएं कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और खासतौर पर उन्हीं इलाकों के दौरे कर रहे हैं जहां उनकी जाति के या उनके समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं। तो क्यों न ये कहा जाए कि दरअसल धनखड़ साहब उन तमाम संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं जिसको अभी तक इस पद पर बैठे हुए किसी भी उपराष्ट्रपति ने उसका उल्लंघन नहीं किया था। तो क्या ये माना जाए कि वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।